काव्या सभी लोगों को खाना परोस रही होती है कि तभी काव्या का जेठ कुणाल भी खाना खाने के लिए आता है। तभी काव्या घूंघट करने लगती है और कुणाल उसे रोकते हुए कहता है, नहीं काव्या, मेरे लिए तो तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहीं टेबल पर बैठी हुई उसकी माँ सुमित्रा घूर कर काव्या को देखती हैं और कहती हैं, मैं अभी बता रही हूँ, ये विदेशी संस्कार यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। काव्या, कुणाल तेरा जेठ है, घूंघट कर। लेकिन माँ जी, कुणाल भैया तो बड़े भाई की तरह प्यार जता रहे हैं, इसमें गलत क्या है? अगर घूंघट नहीं होगा तो काव्या दीदी काम भी जल्दी कर पाएंगी। अंजलि, तू भी इसकी बातों में मत आ, ये घूंघट हमारी मर्यादा है, तू भी चुपचाप अपना काम कर। मैंने बोला ना माँ, काव्या और अंजलि घूंघट नहीं करेंगी, वो मेरी छोटी बहनों जैसी हैं। छोटी बहन भी कभी बड़े भाई से घूंघट करती है क्या? कुणाल गुस्से में बोलता है और सुमित्रा भी चुप हो जाती है और उसके बाद उदास होकर बड़े प्यार से कहती है, तुझे मैंने कितनी बार कहा कि तू भी शादी करके अपना घर बसा ले। अगर तेरी पत्नी इस घर में आ जाती तब तो तीनों बहुएं बिना घूंघट घूमती हुई अच्छी भी लगती, लेकिन तू कभी मेरी बात सुनकर राजी नहीं है। मैंने बोला ना माँ कि मैं शादी नहीं करूंगा। जब मैं शादी करने को तैयार था तब तो अब तैयार नहीं हुई, और अब आप चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं। कुणाल ये बोलकर खाना छोड़कर चला जाता है। ये सब कुछ देखकर काव्या और अंजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में अपनी सास से सवाल करती हैं, माँ जी आपने ऐसा क्यों किया? मेरी और अरुण की भी तो लव मैरिज थी, हम दोनों की भी लव मैरिज आपने करवा दी, लेकिन कुणाल भैया की नहीं। आखिर क्या कमी थी उनकी पसंद की लड़की में ऐसी? हाँ माँ जी, भैया आज भी उस बात को लेकर दुखी रहते हैं। हमें लगा था कि इस घर में सबको अपनी पसंद चुनने का हक है। बोला ना, कोई बात नहीं होगी, चल जा अपना काम कर। जितना जुबान चलाती है उतना हाथ चला लेगी तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी तेरी। अब ऐसा ही होता है। कुछ दिन और गुजरते हैं और एक दिन कुणाल ऋतु नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर लेकर आ जाता है। सुमित्रा जैसे ही उसे देखती है आग बबूला हो जाती है। आखिर तूने अपनी जिद पूरी कर ही ली और इसे अब घर लेकर आ गया। ये 21 साल की हुई और इसके माँ बाप गुजर गए, उसके बाद से ये हॉस्टल में रह रही है। ना जाने कैसे संस्कार होंगे इसके, इसे घर का काम आता होगा या नहीं। मैं ऐसी लड़की को कभी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी। मान जाइए माँ, ये तो बहुत अच्छी है, वो इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। माँ जी, अब तो ऋतु दीदी इस घर में बहू बनकर आ गई हैं, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे अगर उन्हें भेज दिया तो? और माँ जी, घर आई लक्ष्मी को ऐसे ठुकराना शोभा नहीं देता, भैया की खुशी भी तो इसी में है। अब ऐसा ही होता है। सुमित्रा ऋतु को घर में स्वीकार तो कर लेती है। तुझे लगता है ना कि ये लड़की इस घर के लिए सही है, संस्कारी है और इस घर को संभाल सकती है, तो ठीक है, आज से काव्या और अंजलि कोई काम नहीं करेंगी। ऋतु इस घर को संभाल कर दिखाएगी। अगर उसने ये घर संभाल लिया तो मैं उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगी और पूरे मोहल्ले के सामने इसकी मुंह दिखाई कर दूंगी। वरना इसको बोल दो कि घूंघट डाल कर रखे और घूंघट में इस घर से दफा दफा हो जाए। आखिर घर वाले सुमित्रा की शर्त को मान जाते हैं। सुमित्रा के वहां से जाते ही ऋतु अपना घूंघट हटाती है। मुझे तो घर का कोई भी काम नहीं आता। माँ जी सच कहती हैं, क्या सच में मैं इस घर की बहू बनने के लायक नहीं थी? मैं तो ये शहर भी छोड़कर चली गई थी। वो तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ रह गए थे, वही लेने आई थी और गलती से कुणाल से टकरा गई। दीदी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना अपनी जेठानी को बचाने वाली देवरानी। और मैं भी हूँ दीदी, हम दोनों देवरानियां मिलकर माँ जी को पता भी नहीं चलने देंगे कि काम किसने किया है। अच्छा है कि आप घूंघट में रहती हो, हम घूंघट में ही आपको हर बार बचा लेंगे। और कुछ दिन की तो बात है, जब आप माँ जी का दिल जीत लोगी तब वो आपको बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी। अब ऐसा ही होता है। काव्या और अंजलि ने जिम्मेदारी ले ली थी कि वो अपनी जेठानी को बचाएंगे। अगले दिन उसकी जेठानी यानी कि ऋतु के पहली रसोई की रस्म होती है। जैसे काव्या और अंजलि रसोई में जाती हैं तो देखती हैं कि सारा खाना जला दिया गया था। अरे दीदी, आपसे किसने कहा था रसोई के अंदर ये युद्ध मचाने के लिए? माँ जी तो ये बदबू सुनकर ही रसोई में आ जाएंगे और सब कुछ पता चल जाएगा उन्हें। लगता है दीदी ने मसाले और आग के साथ खेल कर दिया। काव्या दीदी जल्दी करो, माँ जी आती होंगी। मैंने सोचा कि सब कुछ तुम दोनों कैसे करोगी, इसलिए मैंने YouTube से देखकर ये सब कुछ बना लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सब कुछ इतना खराब हो जाएगा। इसमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है दीदी। आप एक काम करो, जैसी साड़ी मैंने पहनी है वैसी साड़ी मेरे कमरे में रखी हुई है, आप वो साड़ी पहनकर जल्दी से आ जाओ और घूंघट कर लेना, ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ नाश्ता मैं बना रही हूँ। अब ऐसा ही होता है। ऋतु काव्या के कमरे में जाती है और उसके जैसी साड़ी पहनकर आ जाती है और तुरंत ही काव्या और अंजलि सारा खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। थोड़ी देर में खाना सजा दिया जाता है और जैसे ही साथ में खाना खाया तो सुमित्रा कहती हैं, खाना तो ठीक ठाक बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुझे घर के सारे काम आते हैं। अब जल्दी से झाड़ू पोछा बर्तन सब करके रख, तब तक मैं पड़ोसन के साथ डिस्पेंसरी जाकर आ रही हूँ, उसकी तबीयत खराब है। और काव्या, अंजलि बहू, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी अगर तुम दोनों ने किसी काम को हाथ लगाया तो। सुमित्रा ये बोलकर जाने लगती है कि तभी उनकी नजर काव्या और ऋतु की एक जैसी साड़ी पर पड़ती है और वो अपने मन में कहती हैं, जरूर दाल में कुछ काला है,
इन दोनों ने एक जैसी साड़ी कैसे पहनी हुई है? और अंजलि भी आज कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही है। रितु तो कल ही इस घर में आई है। सुमित्रा ये बोलकर डिस्पेंसरी के लिए निकल तो जाती है और जैसे ही वो अपनी पड़ोसन के घर पहुंचती है तो उससे कहती है, माफ कर, आज तू अकेले ही डिस्पेंसरी चली जा। आज मेरे घर में थोड़ी साफ सफाई करनी है मुझे। सुमित्रा ये बोलकर पड़ोसन को अकेले ही डिस्पेंसरी भेज देती है। तभी सुमित्रा घर के अंदर घुसती है और गुस्से में दोनों देवरानियों से कहती है, काव्या, अंजलि, तुम खुद को बहुत महान समझती हो क्या? ये जेठानी को बचाने वाली देवरानी बनना जरूरी है? तुम्हें किसने बोला था तुम्हें इतना काम करने के लिए? माँ जी, हमें बुरा लग रहा था कि दीदी को अकेले इतना सब करना पड़ रहा है। अगर मैं काम नहीं करती तो आप दीदी को। तभी सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपने परिवार के बीच इतना अच्छा प्यार देखकर अच्छा लगता है और वो कहती हैं, मुझे अच्छा लगा काव्या और अंजलि बहू कि मेरे छोटे बेटों ने तुम जैसी जीवन साथी चुनी। अभी रितु को इस घर में एक ही दिन हुआ है आए हुए। तू चाहती तो उससे जलन रख सकती थी, अपनी जगह ऊपर रख सकती थी, लेकिन तुम दोनों ने अपनी जेठानी को बचाने की कोशिश की। माँ जी, हम सब परिवार का एक सदस्य हैं। कोई भी एक दूसरे को नीचा दिखाकर क्या हासिल कर लेगा? अगर हम लोग साथ कदम से कदम मिलाकर चलें तो ज्यादा आसान होगा। और माँ जी, रितु दीदी की कोई गलती नहीं है। वो शुरू से अकेली रही है तो उन्हें घर के काम करने की आदत नहीं है और ना ही उन्हें आता है। इसके लिए हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते ना। रितु, मुझे माफ कर दे, शायद मैं तुझे कुछ ज्यादा ही सख्ती से बात कर रही थी, लेकिन तू धीरे धीरे घर का सारा काम सीख ले। एक बहू होने के नाते तुझे सब कुछ आना चाहिए, ये तेरी भी जिम्मेदारी बनती है। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि ज्यादा दिन तक मेरी देवरानियों को मुझे बचाना नहीं पड़ेगा और एक दिन मैं बहुत अच्छी बहू बनकर साबित होंगी और उसके बाद मैं अपनी देवरानियों के साथ कंपटीशन भी किया करूंगी कि कौन ज्यादा अच्छी बहू है। काव्या और अंजलि ये सुनकर जोर जोर से हंस पड़ती हैं और बड़े प्यार से रितु को जवाब देती हैं, दीदी क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर बस बहू होने का कंपटीशन भी कर लेंगे और उसके बाद में मुझे अपनी जेठानी को बचाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अपनी जेठानी को मुझे लड़ाई करने के लिए ट्रेन तो कर लूं। पूरे 2 साल से काव्या के हाथों का नाश्ता खा रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने स्वाद नहीं पहचान लिया था? लेकिन बस मैं अपने शक को यकीन में बदलना चाहती थी और वो आज हो ही गया। इन बूढ़ी नजरों से कुछ नहीं बच सकता मेरे बच्चों। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल होता है। आखिरकार सुमित्रा अपने बेटे कुणाल की खुशी के लिए रितु को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी रखवाती है। और कुछ ही महीनों के बाद रितु भी अपने वादे पर खरी उतरती है और घर के सारे काम बहुत अच्छे से सीख लेती है। अरे बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो क्या करूं बेटा, न जाने इंद्र देवता हमसे क्यों रूठे हुए हैं। ये लगातार 3रा साल है, बारिश दर्शन ही नहीं दे रही और बिन बारिश के खेत सूख कर रेगिस्तान हो गए हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने तुझे बचपन से लेकर अब तक गरीबी के अलावा दिया ही क्या है। मैं सब जानता हूँ कि तूने अपना जीवन कैसे इस गरीबी में निकाला है। कितनी ही छोटी बड़ी हसरतें मन ही मन में मार ली होंगी तूने, पर तेरा ये बूढ़ा और लाचार बाप कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए। बाबा बस, अब आप चुप हो जाओ। मुझे इस बात पर गर्व है कि आप मेरे पिता हैं। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पालने पोसने के लिए कितनी मेहनत की है। माँ के गुजर जाने के बाद आपने खेती का काम भी किया और मेरा ख्याल भी रखा। मेरे लिए तो आप ही मेरे बाबा हो, मेरी माँ हो और मेरे भगवान भी। अमर की बात सुनकर हीरालाल ने उसे फौरन गले लगा लिया। अपने बेटे की बातें सुनकर और संस्कार देखकर हीरालाल गर्व से फूला नहीं समा रहा था। संस्कार, यही तो दे पाया था हीरालाल अपने इकलौते बेटे अमर को। हीरालाल एक छोटा किसान था। वो हर बार उधार लेकर खेती करता और फसल बिकने पर उस उधार को चुकाता। फिर जो पैसे बच जाते उन्हीं से अपना और अमर का पेट पालता। मगर गांव में पिछले कुछ सालों से हुई कम बारिश ने हीरालाल जैसे हर किसान की कमर तोड़कर रख दी थी। फिर एक शाम, अब बेटा अमर, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बाबा, कहिए ना। अब मेरी बात मान तो तू छोड़ ये खेती बाड़ी का चक्कर, इसमें कुछ नहीं रखा है। मैंने अपनी हड्डियां गला दी इसी खेती बाड़ी में, कोई फायदा नहीं है। बाबा, खेती छोड़कर मैं और क्या करूंगा? तेरा पूरा बचपन मेरे साथ गरीबी में गुजरा। अब मैं नहीं चाहता कि तेरी जवानी भी गरीबी के इस अंधेरे में गुजरे। तो तू ऐसा कर कि तू शहर चला जा, वहां कोई काम धंधा ढूंढ और अपनी जिंदगी सवार ले बेटा। वो तो ठीक है बाबा, पर मैं वहां करूंगा क्या? और जब जाना ही है तो आप भी चलो ना मेरे साथ। नहीं बेटा, मेरा यहीं रहना ठीक होगा। तू वहां अपना काम धंधा देखेगा कि मेरी सेवा करेगा, इसलिए तुझे अकेले ही जाना होगा। ठीक है बाबा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं शहर जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा,
कि आपका बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरने दूंगा मैं। अगली सुबह हीरालाल ने अपनी पत्नी सुदर्शना के जेवर गांव के सुनार के पास ले जाकर बेच दिए और उससे मिले पैसे उसने अपने बेटे अमर को दे दिए ताकि वो शहर में अपना कोई काम धंधा कर सके। अगले ही दिन पैसे लेकर अमर शहर के लिए रवाना हो गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अमर को अंडे बहुत पसंद थे। अमर ने देखा कि सामने एक ठेले पर एक आदमी उबले हुए अंडे बेच रहा था और फिर, भैया 2 उबले अंडे कितने के दोगे? 14 रुपए का भैया। अरे बाप रे, इतने महंगे? भैया ऐसा है, खाना है तो खाओ वरना निकलो यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत करो, चलो। बेचारा अमर दोनों अंडे खाकर वहीं बस अड्डे पर लेट गया और उसे नींद आ गई। अगले दिन अमर एक बस्ती में गया जहाँ उसने एक सस्ता सा कमरा किराए पर ले लिया। वहीं उसकी दोस्ती सचिन से हो गई जो उसके बगल वाले कमरे में ही रहता था और पास ही की एक फैक्ट्री में काम करता था। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। भैया आप क्या काम से लौट रहे हैं? हाँ भाई, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। भैया क्या वहाँ पर मुझे भी काम मिल जाएगा क्या? हाँ क्यों नहीं, तुम कल चलना मेरे साथ, मैं मैनेजर साहब से बात करूंगा, क्या पता काम बन ही जाए। अगले ही दिन सुबह सुबह अमर सचिन के साथ उसकी फैक्ट्री में पहुंच गया, लेकिन वहाँ उसका काम नहीं बना क्योंकि फैक्ट्री में फिलहाल किसी भी तरह की कोई जगह खाली नहीं थी। एक तो काम नहीं मिल रहा और ऊपर से बहुत तेज भूख लगाई है। हाँ यार, ये तो सही बात कही तुमने, भूख तो मुझे भी लगी है। फिलहाल कुछ खास है भी नहीं बनाने को, बस 2-4 अंडे पड़े हैं और थोड़ा सा आटा। अच्छा, अरे इसमें तो दावत हो जाएगी भैया, आप रुको, मैं बस अभी आया। अमर झट से बाजार गया और थोड़ा सा धनिया, प्याज, तेल और कुछ मसाले खरीद लाया। फिर उसने बड़े मन से अंडा पराठे बनाए। पराठे का पहला निवाला खाते ही सचिन की आंखें बंद हो गई। फिर निवाला पूरा खाते ही उसने अमर के हाथों को चूम लिया और फिर खाने लगा। फिर अचानक खाते खाते रुक गया और अमर से बोला, आ गया भाई आ गया, बड़ा गजब का आइडिया आया है। देखो अमर, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ कई फैक्ट्रियां हैं और खाने वाने का कोई ठेला नहीं है, तो तुम अगर मेरी फैक्ट्री के पास अपना अंडा पराठे का ठेला लगा लो तो कसम से नोट छापोगे, नोट। सच में? लेकिन मेरे पास ना तो ठेला है और ना ही उतने पैसे। अरे तो मैं कब कमाऊंगा भाई, हम दोनों भाई पार्टनरशिप में अंडा पराठा का ठेला लगाएंगे। अरे भाड़ में गई है फैक्ट्री की नौकरी है, तुम ऐसे ही बढ़िया अंडे पराठे बनाना और मैं सामान और पैसों का हिसाब देख लूंगा। अमर ने सचिन के प्रस्ताव पर तुरंत हाँ कर दी। सचिन और अमर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक ठेला और अंडा पराठा बनाने का सामान खरीद लिया और अगले ही दिन उस इलाके में ठेला लगा दिया जहां सचिन काम करता था। देखते ही देखते बहुत से मजदूर और राहगीर ठेले पर आकर अंडा पराठा खाने लगे। अमर के हाथों में वाकई जादू था। कुछ ही दिनों में सचिन और अमर अच्छे पैसे कमाने लगे। उन दोनों की मेहनत रंग लाई और 2 सालों के अंदर ही दोनों ने शहर के मेन बस अड्डे के ठीक सामने एक बड़ी सी दुकान खरीद ली। मुबारक हो भाई, अब तो अपनी दुकान हो गई। हाँ भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आपको भी मुबारक हो भाई। काम बढ़ता चला गया और फिर एक दिन अमर और सचिन ने एक अच्छी सोसाइटी में अपने लिए अलग अलग फ्लैट भी खरीद लिए। कहाँ जा रहा है भाई? उसे लाने जिसने मुझे पालने पोसने में कभी आराम नहीं किया, मेरे बाबा। इतना कहकर अमर अपने गांव के लिए निकल गया, अपना वो वादा पूरा करने जो गांव से निकलते हुए उसने अपने बाबा से किया।